Yes. Hello. Hi, everyone. Good morning. So lovely to see all of you here. Um Great. Thank you, Udaipur Tales. Thank you, Shushmita ji, for having me. As he said, my name is Akshay Gandhi. I am also from Rajasthan. और आज जो हम करेंगे वो थोड़ा सा अलग है. इट्स नॉट नेसेसरीली परफॉर्मेंस क्योंकि वो हम कई बार करते हैं परफॉर्मेंस, लोगों को मज़ा आता है, ठीक है जैसा भी है, और चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम किस लिए मिले थे. एंड सो व्हेन वी वर टॉकिंग, वी वर डिस्कसिंग, वी थॉट विल डू समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन. मतलब कि थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिलेगा परफॉर्मेंस का, और उसके बाद में हम ज़रा बात करेंगे ट्रेडिशन के बारे में, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड. एटलीस्ट दैट इज़ वॉट इज़ आर एजेंडा, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस ट्रेडिशन. तो फिर वापस परफॉर्मेंस में आएंगे, फिर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर वापस परफॉर्मेंस में आएंगे, एंड विल क्लोज इट. एंड इफ़ यू हैव मोर टाइम विल सी इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम स्टोरीज, सम कवर्ड स्टोरीज. तो वो स्क्रीन है वहाँ पे क्योंकि इसमें पेंटिंग्स यूज़ होती हैं. आपको मैं उन्हें इशारा करता रहूँगा, विपुल जी को, कि आप चेंज करते रहिए. सो इट्स मोर ऑफ एन इनफॉर्मल सेटअप. इट्स मोर ऑफ अ सेटअप जहाँ पे हम इस ट्रेडिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बाय नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इट बट नोइंग अ लिटिल बिट अबाउट इट, बाय हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड. सो आर वी रेडी टू स्टार्ट? ग्रेट, थैंक यू. आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम. आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. सुष्मिता जी, आपने जो प्रणाम बोला, हमको आनंद आ गया, हमको भी जोश आ गया कि भाई यहाँ ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने में आज मज़ा आने वाला है. तो मैं आपको बात बताऊं कि आज हम जो आपके सामने परफॉर्मेंस लाए हैं उसका नाम है कावड़ कथा माया. और माया के बारे में कबीर दास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में क्या कहते हैं कि भाई माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, पंडा के मूरत वे बैठी राजा के घर रानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो ये है अनकथ कहानी. कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया. कि मेरा नहीं लिखा हुआ है भाई, कबीरदास जी का लिखा हुआ है. तो ये एकदम सही बात है कि भाई कहानियां जो होती है उनका रूप एकदम अलग होता है. जितनी बार हम उनको सुनते हैं उतनी बार वो ताज़ा हो जाती है, माने फ्रेश हो जाती है. तो आज का जो माहौल है वो अनकथ कहानियों का माहौल है, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हमको मिलता नहीं है. पुराने ज़माने में तो क्या होता था भाई, जैसी सांझ होती थी, नीमड़े के पेड़ के नीचे बच्चे बड़े बूढ़े आदमी औरत सब इकट्ठा हो जाते थे और बातें होती थी. बातों से फिर कई बातें बनती, उन बातों से कई सारे किस्से कहानियां निकलते. और मैं आपको सच बात बताऊं, अगर बात करना शुरू कर दें हम एक दूसरे से, आधी दुविधा है तो हमारे जीवन की ऐसे खत्म हो जाए. अब वो बातों का माहौल बनता था, बातों से बनती थी कहानियां, और वो कहानियां एक पुस्तों से दूसरे तक पहुंचती थी और जीवन के हमारे सारे जो दुख होते थे उनका निवारण करती. पर आज हम बिजी हैं फोन में, आज हमें बिजी अपने आप में, एक दूसरे से बात करने की हमारे पास कोई वक्त नहीं. इसलिए ऐसा जो माहौल है, ऐसा जो आयोजन है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए हमको हर आयोजनों का, कि भाई ये मौका है किससे कहानी सुनाने का, एक दूसरे से बात करने का. तो हम कोशिश करें कि कहानी सुनाएं आपको. तो ये कावड़ है जिसमें किस्सों का बुना माया जाल है, जिसमें उतर कर मैं किस्सों को जिंदा कर सकता हूं, जो सुनने वाला हो सुना सकता हूं. हाँ कहें, हुकारा भरे, एंड इफ यू से यस, तभी मैं किस्सों से किस्सा बढ़ाऊंगा. ठीक रही फिर बात, आपके हुकारे से बढ़ती रहे बात. तो ये दोनों कौन है, अगर हम गौर से देखें ये दोनों कौन है? विपुल जी जरा आप अगली स्लाइड पे आ जाइए. ये दोनों कौन है अगर हम गौर से देखें समझें, तो मुझे ऐसा किस्सा समझ में आता है और आपको शायद कोई और किस्सा समझ में आएगा. यही कावड़ का मजा है कि आप चाहो वो किस्सा बनाओ, मैं चाहूँ वो किस्सा बनाओ. तो आज मेरा मन करता है कि मुझे लगता है ये दोनों भाई हैं, पर अलग खून है दोनों में. जैसे मन से हाथ छूटा माया जाल में फंस गए, प्रेम किया एक ही लड़की से, फिर ज्ञान विवेक भी क्या करे. वो काल चक्र की बेटी थी, विष्णु की मुंह बोली बहन, वासना में नैन शुद्ध हुए, नदी किनारे अकेला देखकर झपट पड़े शूरवीर, पर काल की दृष्टि कहाँ नहीं, कर कैद यहां पर छोड़ दिया, मिटा दिया भूत मिटा दिया देश. अब आप अगर खो जाएंगे, आपके पिताजी को कितनी टेंशन होगी. ये दोनों खो गए, इनके पिताजी को बहुत टेंशन हुई. तो भक्त बाप ने तब किया, विष्णु को प्रसन्न किया, पर बीता हुआ काल और घूमा हुआ चक्र विष्णु स्वयं फिरा नहीं सकते. तब विष्णु ने इस कावड़ में इन दोनों की पहचान छुपाई. विष्णु का एक रूप कृष्ण भी है. पहचान के साथ एक शर्त बनाई कि किस्सों के इस कावड़ में जो जाएगा वो या तो खुद खो जाएगा या इन दोनों की पहचान ही लेकर वापस आएगा. अब ये बात तो जग जाहिर है कि जो खुद संसार में होता है वो संसार देख नहीं पाता, और जो संसार के बाहर है, माने आप लोग ऑडियंस, उसी को सारा संसार दिखता है. तो अगर आप वादा करें, और मुझे सुष्मिता जी ने बोला यहाँ बहुत समझदार लोग आ रहे हैं भाई, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो आपकी मुझे इंटेलिजेंस पे कोई शक नहीं है. तो अगर आप वादा करें कि किस्सों को सुनकर समझकर इन दोनों की पहचान बता पाऊं, तो मैं अपना सर रखूं इस ओखली में. कहिए पहचान बता पाएंगे, इस जाल को समझ पाएंगे? अरे इतना कैसे डाउट हो सकता है आपको. ठीक रही फिर बात. संध्या का वक्त था
और चांद सूरज आसमान में है। विपुल जी जरा अगली स्लाइड। संध्या का वक्त था, चांद सूरज आसमान में, डूबता सूरज थका हुआ था। चांद उसे देख मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट से खींच उठी सूरज भी फिर तमतमा गया। देख तेवर सूरज के चांद भी फिर चुप ना रहा। बरसाने लगा अंगड़ाइयां मदमस्त चांदनी की रोशनी में। एक अजब नजारा बिखर गया, एक घमासान सा हो गया। रंग बिखरे आसमान में, धरती रात कली में घुल गई। वक्त हुआ, वक्त के आगे किसकी चलती है। वक्त हुआ तो सूरज डूबा, चांद भी गुस्से में लौट गया। उसी दिन से अमावस हुई। मैडम जी, उसके पहले अमावस नहीं होती थी। उसी दिन से अमावस हुई, अंधेरी काली रात हुई। दोनों रूठे बैठे रहे और धरती पर हलचल हुई। गुस्सा तो फिर गुस्सा है, गुस्से से बड़ा गुरूर है। गुरूर के रहते पत्थर पानी में डूबे, गुरूर के रहते कितने सर कटते। गुरूर दोनों में उफना हुआ था। अगर आसमान में लौट गए तो हारे माने जाएंगे। कई उपाय किए गए। अरे भाई, संतों को, फकीरों को, विद्वानों को, यहाँ तक कि भाई हमारे साइंटिस्टों को बुलाया गया, बाइडेन भाई को बुलाया गया, मोदी भाई को बुलाया, सबको बुलाया गया, पर किसी से कुछ हुआ नहीं। और जब कुछ होता दिखा नहीं तो राम रहीम को पुकारा गया। जब कुछ होता दिखा नहीं तो राम रहीम को पुकारा गया। पर एक तूफान और उठा था। महाबली तीनों लोगों पर राज करने निकला था। खून की प्यासी उसकी टोली उसे चक्रवर्ती बनाने निकली थी। राम रहीम महाबली को रोकने में लगे थे कि अंधेरे की यह समस्या आन पड़ी थी। अंधेरे ने इस पागल टोली को एक राज्य के बाहर रोक रखा था। राम रहीम को वक्त मिला था, पर दुविधा इससे गहरी है। जो अंधेरा रहने दें तो त्राही त्राही मच जाएगी, और जो अंधेरा हट जाए एक राज्य बलि चढ़ जाएगा। विवश होकर दोनों निकल पड़े अंधेरे की गुत्थी सुलझाने। राम चले चांद के पास, रहीम पहुंचे सूरज के द्वार। चांद थोड़ा चंचल था, झांक झांक कर देख रहा था। सूरज अभिमान से भरा हुआ था, आक्रोश में बैठा हुआ था। रहीम ने सूरज से सवाल किया, अरे क्या रे बंधु, व्हाट्सअप, अरे क्या रे बंधु, क्या बात है, किस बात का गुमान है? यह अभिमान कितनों ने किया, आज उनके नामो निशान कहाँ है? यूं हट लेकर क्यों बैठा है, क्यों कमरे में बंद बैठा है? संसार का संचालक तू है, तेरे रुकने से सब रुका हुआ है। और यूं अभिमान में बैठ अपनी जरूरत ना खो देना। एक तारा टूट गया, अरे हजार और मिल जाएंगे। ये जो घमंड तू करता है तेरी बुद्धि से जन्मा है, और जो बुद्धि टूट जाएगी तो अपने आप निर्मल हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब, बहन जी, मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में कहानी सुनाने की प्रथा है। क्योंकि हमको क्या लगता है, हमने थोड़ा 4 अक्षर पढ़ लिए, थोड़ा बिजनेस कर लिया, थोड़ा काम कर लिया, तो हमको लगता है हमको अभिमान आ जाता है, हमको पूरी दुनिया का ज्ञान। तो किससे कहानियां सुनते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, हमको दूसरों के बारे में पता चलता है। इसलिए हमारे यहाँ पे प्रथा है कहानियां सुनाने की। तो रहीम ने सूरज से कहा, मैं एक कहानी कहूंगा, मैं एक पहेली पूछूंगा, जो जवाब तूने दे दिया मैं अभी लौट जाऊंगा, वरना आसमान में लौटोगे चांद को भी मनाओगे। कहो मंजूर है। सूरज ने एक पल के लिए सोचा, बात तो ये ठीक कहता है, किस बात का गुमान मैं करता हूँ, पर खेल देखिए माया का। सूरज की जबान से निकला, अरे जा तू क्या मुझे हराएगा, सुना क्या किस्सा सुनाएगा। ठीक रही फिर बात। हुजूर जरा गौर से सुनिए, ये कहानी है, एंड दैट्स हाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। एंड एज आई सेड, we will do this. I will give you a glimpse of what the performance. It's okay, पीछे कर लो वापस। हाँ, तो as I said, this is what the format for today is. I'll give you a glimpse into what show looks like, and then come back and sort of have a small conversation before I move back into performance, right? Sorry. So just a quick story about what this tradition is. It's called Kawad Katha, and this box is called Kawad, as I already introduced in my performance. और ये राजस्थान से है, अराउंड 400-500 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है, और अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा नोन नहीं है लोगों के बीच में। एंड दिस स्टार्टेड विद मी, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आई वेंट टू माई प्लेस विच इज़ जालोर, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल, टॉकिंग अबाउट इट, एंड मोस्ट ऑफ द elder people, my grandfathers or uncles, they said, we have seen it when we were young, like 40-50 years ago, we have seen it publicly. And that intrigued me to know what is it about. As a theatre person, you really want to know more about art forms. And so I started looking for it, and I realized that it's a 400-500-year-old form, and it's not necessarily a storytelling art form, because that's not how they consider it. This is my understanding. Again, please always, I'm bringing my interpretation of things. It's a ritual. It's about maintaining family history. Many of you are from Rajasthan, you will know how important family trees are. हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, उनके नाना कौन थे, नानी कौन थे, दादी कौन थे. There is some sort of a very strong understanding about lineage in our state, and that is what these Kavadiyas were taking care of. तो वो आपका फैमिली ट्री बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं आपका फैमिली हिस्ट्री, और साल में एक बार आके अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, सो जस्ट टू अपडेट दोज पोथीज, एंड अब मिल ही रहे हैं तो चलो बात कर लेते हैं, वक्त तो बहुत है.
तो मिल ही रहे हैं और बात कर रहे हैं, बातों से फिर कहानियाँ बनती कि अच्छा आपको याद नहीं आपके नाना जी ने क्या किया था, अच्छा आपको याद नहीं आपकी दादी ने भी तो इतना इंपॉर्टेंट धर्म के लिए कुछ किया था या ये. एंड देन दीज थिंग्स विल स्टार्ट, सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशंस विल रिजल्ट इनटू स्टोरीज. And young children will listen to all this, and obviously adults will reminded of like, oh my god, हाँ ये हुआ था. And Kavadiyas realized the value of storytelling. They realized that the wisdom passes on. Obviously, you can pass on knowledge by gathering information, but you can't pass on wisdom so directly. So they realized value in stories, and they started telling these stories. Slowly, that became like an entire ritual of katha. जैसे स्वामीनारायण कथा होती है या जैसा भी. And they realized it is important. Again, there are many interpretations, there are many ways one can look at how it started. And one potential way of thinking about it is this. They said it will be good to also get a visual aid. And India is full of storytelling traditions which has like a painting and a storytelling performance. Right? So they started saying, okay, let's use it. Another complication at the same time, sorry, it in itself is a story. Another complication at that time, if you notice in Rajasthan, is travel. Like 100 years ago, it was difficult to travel. इतनी ना train है, कोई सुविधा नहीं है. And obviously everyone wants to go to pilgrim. They want to go to तीर्थ जाना है, दर्शन करना है. But it's very difficult to travel from here. The weather does not support. The landscape does not support. So they said, if I can't go, then Kavadiyas can definitely bring Kavad to us. Which means the pilgrim comes to you, shrine comes to you, temple comes to you, because the ultimate goal is actually darshan. And as you tell stories, you realize that you actually get a glimpse. You actually get a darshan of yourself. You get a darshan of society. You get darshan of God. You get darshan of what is truth. And so Kavadiyas merged these two things together. And they said, you know what, we are not going to just create a painting box. We're going to create a shrine, a temple, which will have an architecture, which will have space, which will have an inner sanctum. And the purpose of this will be that as you go through these things, you reach the inner sanctum to get a glimpse of the God, to get darshan. And that's how this tradition sort of started evolving. Obviously, it was one of the most popular traditions at one time in history, and slowly it faded out. Right? And that's where people like me and many other storytellers sort of come in, because we are excited about the art form. And I'll tell you the rest of the story a little later. Let me jump back into a little bit of performance. Yeah. So what you noticed about that, there is an architecture to this, right? There is an entire box, entire architecture, and I'll open it for you a little later. And this needs to have a story. So it's not like a scroll, it's not like a painting, but it's a world in itself. It's a universe, right? So one way of thinking about Kavad, and I'm just giving it because I know that's what the format for today is, that I'll give you glimpse into insight into the tradition itself. So Kavadiyas don't treat it as a prop. It's not an object. And unfortunately, we can treat it as box. It's a universe which you are carrying with you. And like any other universe, it has its logic, it has its own stories, it has its own glimpses. So one has to create, when one creates a Kavad story, a world. Like how I created a world, that this is basically their identities. Another world which we created, which I can't carry all the Kavad boxes. Can you go to another next painting? I'll just see if it is the right one. Is this new piece which we created recently. And I'll give you a glimpse of how we created the world for this piece. We have created 3 or 4 Kavad shows. And this is how it goes. ये हमारा आज का जो कावड़ कथा है वो है मंथन. अब यहाँ कई सारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको तो पता होगा भाई मंथन क्या है, लेकिन आजकल के ज़माने के जो लोग हैं वो सोचे मंथन फिर क्या होता है, व्हाट इज मंथन. तो मंथन में आपको बात बताऊं कि भाई आज आप जाते हो सुपरमार्केट में या फिर आप जाते हो कहीं दुकान पे, आपको भले सुई लेनी हो, बनियान लेना हो या कार लेनी हो, आपके पास 1000 ऑप्शन होते हैं. अब आपका दिमाग उसमें चलता रहता है, ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ. उन 1000 ऑप्शन को जो चूज करने में आपको दिमाग खराब होता है आपका, वो है मंथन, सीधी सादी भाषा में. अब हमें इतनी आदत हो गई है कि भाई हमको हर चीज़ में ऑप्शन चाहिए. दोस्ती करनी हो तो ऑप्शन चाहिए, प्यार करना हो तो ऑप्शन चाहिए, शादी करनी हो तो ऑप्शन चाहिए. अरे चलो भाई ऑप्शन चाहिए तो चाहिए, उसके बाद हमारी बनती है लिस्ट कि किस में क्या फीचर है. हैं फीचर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. प्यार किया तो ये वाला फीचर तो होना ही चाहिए. तो वो फीचर्स की फिर बनती है लंबी लिस्ट. चलो वो सब भी पूरा हो कि अगर हमारा डिसाइड हो गया कि भाई चलो ये ठीक लग रहा है मामला, उसके बाद शुरू होता है कंफ्यूजन, कहीं चेंज तो नहीं हो गए फीचर. तो ये जो कंफ्यूजन है कि हम तय करें, वो है मंथन. तो आज की कावड़ कथा है मंथन. और कबीरदास जी हमारे फेवरेट हैं. तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, एक बहुत ही उनका सुंदर दुआ है
कि भाई बूंद समानी समंदर में जानत है हर कोई, पर समंदर समाया बूंद में जाने बिरला कोई। तो जैसे एक, शुक्रिया, तो जैसे एक बूंद के अंदर पूरा समंदर समाया होता है, वैसे ही हर शब्द में समाया होता है संसार का सार, और वैसे ही इस कावड़ में समाया हुआ है कहानियों का संसार। इसमें उतरकर मैं कहानियों को सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि पहले कहानियां नहीं हुआ करती थी। पहले कहानियां नहीं हुआ करती थी, जो जैसा था वो वैसा ही था। फिर पहली बार हुआ मंथन, और जैसे ही मंथन हुआ उससे पहली कहानी का जन्म हुआ, और उस कहानियों से फिर सारी कहानियां निकली, चाहे वो दुनिया की शुरुआत की कहानी हो, चाहे वो दुनिया के अंत की कहानी हो, वो उस पहली कहानी से निकली। और उस सुनाने वाले उस पहली कहानी को कई तरह से सुना सकते हैं, सुनने वाले कई तरह से सुन सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ यूं कि शिव और शक्ति बर्फ के बने पहाड़ों में अपने सादे से घर के सादे से आंगन में बैठे थे। शक्ति अपने बालों को गुथ रही थी और शिव अपनी जटाओं को खोल रहे थे। गुथने और खुलने के अंतराल में शक्ति ने शिव से पूछ लिया, मेरे तुम्हारे बीच क्या? शिव जी भोले इंसान, उनके मुंह से निकल गया, अरे पता नहीं क्या। अब यहाँ जो हंस रहे हैं मैं बता रहा हूँ शादीशुदा हैं, उनको पता है भाई सीधे जवाब नहीं देना, लेकिन क्योंकि शिव जी भोले भाले, उनके मुंह से निकल गया। शक्ति इस बात पे झल्ला गई, रूठ गई और वक्त में उनसे दूर चली गई। अब ये सवाल उनके द्वारपालों तक पहुंचा कि भाई मेरे तुम्हारे बीच क्या? द्वारपालों से देवताओं तक, देवताओं से दानवों तक, घूमते घूमते पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आप तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, हम तक पहुंचा, हम सब तक पहुंचा, और हम सब एक दूसरे से पूछने लगे हमारे तुम्हारे बीच क्या? जवाब किसी को पता नहीं, और सब एक दूसरे से वक्त में दूर होने लगे। अब दूर होने का एक फायदा तो है कि करीब की चीज साफ दिखने लगती है, तो दूर होने लगे और करीब की चीज दिखने लगी। सबको सबके अपने अपने जवाब दिखने लगे। किसी को लगा काल है, किसी को लगा देश है, किसी को लगा नाम है, रूप है, मोह है, माया है, भाई प्रेम है, दुविधा है, सत्य है या सत्य के होने का आभास है। सबको अपने अपने जवाब मिलने लगे, और हुआ ये कि दुनिया दो मतों में बंट गई। अब मेरा मत और आपका मत अलग हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मत बंटने के बाद में वो मत जो है गुटों में बदल गए। अब जब गुट बन जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि गुट क्या चाहता है? जीतना चाहता है और झगड़ना चाहता है। मत में भेद हो कोई बात नहीं, गुटों में भेद होना बड़ा खतरनाक है। उनमें झगड़ा शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। अरे वो झगड़ा सुलझाया जा सकता था, वो झगड़ा जो है शांत किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, और झगड़ा इतना बदल गया कि युद्ध का रूप लिया। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि धरा उखड़ी, धूल का सैलाब उठा और खूब सारी जानें चली गई, और कोई उस युद्ध को रोक न पाया। फिर आसमान फटा, पानी गिरा, सब कुछ समंदर में बह गया। पर युद्ध एक नशा है। समंदर में डूब जाने के बाद भी जीव अजीव के बीच में ये युद्ध चलता रहा। अब पानी के अंदर युद्ध चलता रहेगा तो भवंडर उमड़ा, उस भवंडर से एक मंथन हुआ, उस मंथन से हलाहल निकला, माने विष निकला। उस हलाहल ने सबको अपनी चपेट में ले लिया, ऐसा चपेट में लिया आपको कि हर कोई अपनी भाषा भूल गया। ना पेड़ अपनी भाषा जाने, न चिड़िया चहचहा पाए, न इंसान बातों के पुल बांधे, न धरती बादलों के लिए गुनगुनाए, न पहाड़ पुकारे आसमां को, और ना ही नदी जानवरों को लोरी सुनाए। भाषा छूटे तो पहचान छूटे, पहचान के साथ मत अभिमान, सब कुछ छूटे, और सब कुछ ठहर गया, सब कुछ रुक गया। कोई कहीं हिल नहीं पा रहा था। हर किसी जीव अजीव के अंदर कहानियां छुपी होती है। वो कहानियां उनके शरीरों से निकलकर समंदर के पानी में घुल गई, और समंदर के पानी का रंग बदल गया। ये देख शिव उत्तेजित हुए, उन्होंने फटाक से डुबकी लगाई और एक ही घूंट में समंदर के अंदर डूबी हुई सारी कहानियों को गटाक से पी लिया, और पहले स्टोरी टेलर बने कि भाई कहानीकार बने। सारी कहानियां उन्होंने गटक ली। अब जीवन की शुरुआत फिर से हुई, सब कुछ शुरू होने लगा। अब जीवन शुरू होगा तो मंथन शुरू होगा। मंथन शुरू हुआ, इस बार मंथन से अमृत निकला। तो शक्ति ने माया का रूप लिया और एक घड़े के अंदर अमृत को जमा किया, बटोर लिया। अब कहानीकारों की मैं आपको एक बात बताऊं, खास होती है, वो बड़े जिज्ञासु टाइप के लोग होते हैं। उनको लगता है ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अब कहानीकार, शिव जो कहानीकार बन चुके हैं, वो सोचने लगे कि अमृत का स्वाद कैसा होगा। वो माया के पीछे 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 चलने लगे और चुपके से मटके में से कुछ बूंदे उन्होंने चख ली। माया का ध्यान पड़ा, माया ने खड़ग उठाया कहानीकार को खत्म करने के लिए, लेकिन कहानीकार तो कहानीकार है, उसने माया को एक कहानी सुनाई। कहानी खत्म होती उसके पहले दूसरी कहानी सुनाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, करते करते कहानीकार ने कहानियों का ऐसा जाल बुना कि माया उसमें उलझ गई। पर जैसे ही माया को समझ में आया ये उलझन, उसने कावड़ का निर्माण किया और कहानियों को इसमें कैद कर दिया। अब कहानियां कैद हो गई तो साथ में कहानीकार भी कैद हो गया। इसीलिए मैं आपको बात बताऊं, सारे आर्टिस्ट अपने आर्ट से बंधे हुए हैं,
वो और कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो तब से जो है कहानीकार इसमें बंधा हुआ है। अब खड़ग उठाया है तो चलाना पड़ेगा। माया ने खड़ग चलाया, दुनिया को दो भागों में बांट दिया। एक ये दुनिया जो दिखती है, सुनती है, महसूस होती है, और एक ये भीतर की दुनिया जो मन मस्तिष्क में चलती है। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक महीन से धागे से बंधी हुई है ये दोनों दुनियाएं। जब घूमती है तो ऐसा लगता है नृत्य कर रही है, नाच रही है, एक दूसरे के साथ झूम रही है। पर फिर सवाल उठा, मेरे तुम्हारे बीच क्या? और ये धागा कट गया और दोनों दुनियाएं उथल पुथल करते हुए खत्म होने लगी, वक्त के अंत की तरफ जाने लगी, दुनियाएं खत्म होने लगी। तब कहानीकार और माया ने मिलकर एक तरीका खोजा अपनी दुनियाओं को बचाने का। बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया दोनों गिर रही थी और दोनों को एक साथ फिर से जोड़ने का एक तरीका खोजा। उन्होंने कावड़ वाचने की प्रथा शुरू की। उसके पहले कावड़ वाचन नहीं होता था। उन्होंने कावड़ वाचने की प्रथा शुरू की, जहां पर आप कहानी सुनेंगे तो दोनों दुनियाओं के धागों के सिरों को साथ में लाके गांठ बांध देंगे तो दोनों फिर से जुड़ जाएंगे। तो आप अगर वादा करें कि कहानियां सुनते हुए अपने भीतर के और बाहर के धागे को बांध लेंगे तो मजा आएगा, तो कुछ बात होगी। एंड so if you notice, same coward, you can create another universe which can have its own logic, which can have its own characters, which can have its own symbols. But it has to be a world, it has to be a universe. It cannot be just a flat story, right? Also called in some traditions frame story. So like how these are a different story, that is a different story. But they give us a glimpse into what is the universe we are going to enter into. And then once we enter the universe, the box opens. Now, as a theater artist, I've started looking at, okay, how do I research this? What do I do? So first, obviously, first impulse was to bring the coward artist to urban spaces, which they have tried. And I should mention the contribution which Nina Sabnani, IIT Bombay professor, but I just got to know that she's not at IIT Bombay anymore. But she did an immense amount of research, really, really good research and documentation, which was also my first entry into the coward world. She tried to bring these artists to foray, to really bring them to stage. But these artists are connected with folk and traditions. Right? And one thing which I also spoke to one of the Kawadiyas, his name is Khoja Ramji, they don't separate like how we urban people separate things. For them, it's one ritual. Storytelling is part of it. What big deal? But it is still a ritual. It is still a sacred thing. Me as an urban artist, I'm like, oh my God, but it's such a beautiful tradition of our storytelling. Can we just save the tradition? And for them, it's obviously not necessarily a storytelling thing. It's a ritual. It's a sacred thing. So I said, okay, maybe I'll make a theater production. And I made a theater production, massive, huge theater production with paintings moving in space just to spread awareness. And as I started going deeper, I said, you know what, I love this. And I want to research more. And one way of researching is to really go deeper into what is the architecture suggesting. So I started really looking at the architecture of the coward. And this is one of the smallest coward. And this is how the architecture is. So it opens and opens, and then it opens further, right? So if you notice, we have doors, like different doors. That's kewad. Ha, ji, sure. Yeah. Here you go. Right. So many doors, and obviously this is the smallest one, so there are more doors and more doors. The one which we created had 10 doors, because that was the idea. And each door can have a completely unique and different story. In fact, one door can have many stories within itself. Or two doors can share a story, totally possible. The point is that this door and this door, how do you connect it? How do you go from one story to another? That is one thing which we realize that is important as a storyteller creating work in the coward tradition. It's not just one story shared on doors, because then I can still have a scroll and do it. What makes a coward story is the uniqueness that I can have multiple stories here and I have to connect it with another story. I have to make sure that it's a world where multiple stories are connected with each other, either directly or indirectly, either metaphorically or thematically. There has to be some deep connection between all the tales. And that's an important work, and that's obviously very difficult as a storyteller to make sure that this particular performance which we do has 12 stories. And though they seemingly seem disconnected, they all come together and find themselves towards the end, a one end. I'll give you a glimpse into how we connect. For example, I mean, it's very easy, to be honest. It's not difficult. So I told you about this Mahabali character, no, before. Can we move Vipul to next slide? Yeah, this Mahabali character, and I was like, okay, I have to create a story.
And one of the story was about a king. I'll just quickly check if he's putting the same. ये ऐसा ही वाला है क्या विपुल? नहीं, तो वो अगले पे आ जाओ ना. Oh my God, sorry. Yeah, can I just? Yes, this is the one, right? So I said, okay, cool. I have to create another story which has to connect with Mahabali. ये है राजा बलि. महाबली हमेशा से महाबली न था, वो था राजा बलि. अरे ये हमारे केरला वाला बलि नहीं है, ना ही वाली है जिसे राम ने चुपके से मारा था. ये बलि किसी और इतिहास से है, किसी और संसार से है. राजा बलि ने आदिवासी कबीलों को इकट्ठा कर एक अखंड आदिवासी साम्राज्य की स्थापना की. एक ऐसा साम्राज्य जो किसी पर भी निर्भर नहीं था, उचित था, उपयुक्त था, अपने आप में पूरा परिपूर्ण था. राजा बलि धीरे धीरे फेमस होने लगे, पूरी दुनिया उनके बारे में बात करने लगी. और हमारे यहाँ जैसा होता है, अगर कोई इंसान फेमस हो जाए तो क्या होता है कि भाई उसके पीठ पीछे गॉसिप शुरू हो जाती है. तो राजा बलि के बारे में भी गॉसिप शुरू हो गई. कैसी गॉसिप शुरू हुई कि भाई कोई कहता महान है, कोई कहता झूठा है, कोई कहता कि भैया देव पुरुष है, कोई कहता दानव है, कोई कहता कि इससे झूठा मक्कार कोई नहीं, और कोई कहता कि इससे बढ़िया इंसान कोई नहीं. चलो ये बातें होती रही, राजा बलि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. पर क्या हुआ कि राजा बलि को समर्थन देने वाले लोगों ने इकट्ठा करके एक मंदिर बना दिया, पूजा अर्चना शुरू कर दी. राजा बलि को जब ये बात पता चली तो उन्हें अच्छा नहीं लगा. उन्हें लगा कि ये क्या चल रहा है, मेरी पढ़ी लिखी समझदार जनता ने ये क्यों किया. और उन्होंने पूरी जनता को इकट्ठा किया और एक ऐलान किया, कोई भगवान नहीं संसार में, झूठी कृति है इंसान की, इस झूठ पर मेरा यकीन नहीं, जब मैं हूं तो कोई भगवान नहीं. कह के निकल गए. अरे आप कोई बात कहना चाहते हो सीधी भाषा में कहनी चाहिए. ये कविता पढ़ के निकल गए. पीछे लोग अपने अपने हिसाब से सोचने लगे कि क्या कह के चले गए भाई. और लोगों के बीच में जैसे आग में घी और पड़ गया. अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन राजा बलि के जो राजा गुरु थे वामनाचार्य, उन्होंने ये बात जरा ऐसे समझी कि उनको बड़ा बुरा लगा. उनको लगा राजा बलि को गुरूर आ गया है, वो अपने आप को भगवान मानने लगा, और वो चुपचाप जंगल का ये राज्य छोड़ हमेशा के लिए चले गए. इन दोनों के बीच बड़ा गहरा रिश्ता था. दोनों सिर्फ गुरु शिष्य नहीं थे, हमराही थे, साथ में स्वाध्याय करते थे, एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते थे. गुरु के जाने के बाद राजा बलि अकेला सा पड़ गया. पर वक्त है, गुजर जाता है, गुजर गया वक्त. और एक शाम को नाग नागिन का जोड़ा राजा बलि और उनकी रानी से मिलने शयन कक्ष में जा पहुंचा. रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हमारे लिए क्या सेवा. नागिन ने बोला, अरे आप लोगों के प्रेम में इतने आवेश हैं पर आपको कोई संतान नहीं, हमारे तो शिशुओं की सेना है पर धारण करने में प्रेम नहीं. अगर आप हमको आज्ञा दो तो हम एक और संतान चाहते हैं आपसे, ताकि हमारी इच्छाधारी शक्तियां उन तक पहुंच सके. रानी ने कहा, पर देवी हमारी खुद की अभिलाषा का कोई रूप नहीं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं. हमें पता है राजा बलि असमर्थ हैं, इसलिए अगर रानी नाग को आज्ञा दे और राजा की मंजूरी हो तो हम चारों के भाग बदल सकते हैं. हवा रात कली में घुल गई, धरती मदमस्त चांदनी की रोशनी में. अगली सुबह नाग नागिन के जोड़े ने जाने की तैयारी की और 9वें महीने में आने की आज्ञा ली. अब नागिन बहुत टीवी सोप देखती थी, वो अंत तक उसने जो है मेन बात दबा के रखी. और जैसे ही राज्य के दरवाजे पर पहुंची, 3 बार उसने सर घुमाया, राजा राजा राजा. और राजा से बोला कि आपके खिलाफ आपके गुरु जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं. और ये रही उसकी पूरी तैयारी. तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी इन तुच्छ इंसानों के लिए जो लड़ते कटते हैं, आपस में मजहबों के तानों पर जीते हैं, झूठ जबान पे लिए घूमते हैं, पैसों की गालियां सुनते हैं, मरोड़ रिश्तों को खिड़कियों से फेंकते हैं, चबा चबा कर जिंदगियों को कोने में थूकते हैं, सीने में गहरे गड्ढे खोदते हैं. लूट ले लूट ले लूट ले हर किसी को, छीन ले, झपट ले, दबोच ले हर सिक्के को, डुबो ले जहर में सबको और चिल्ला चिल्ला कर हंस ले. अब ये संसार मिट भी जाए तो क्या है, बलि का साम्राज्य फैलेगा, ऐसे खत्म करके हर राज्य को एक नया संसार बसाऊंगा, श्रेष्ठ कृतियों को संजोकर. राजा बलि युद्ध करने निकल गए, पूरी दुनिया को जीतने निकल गए. पहले के जमाने में ऐसा होता था, राजा महाराजा चले जाते, पीछे बेचारा परिवार, वो भी सोचता सर दर्द कम हुआ. वो जमाने की माया अलग थी, आज के जमाने की माया अलग है. आज 6 के 7 बन जाए, 4 फोन आ जाते हैं पीछे. तो राजा बलि तो चले गए दुनिया जीतने, उस पर राज करने, और पीछे से एक खूबसूरत सी कन्या ने जन्म लिया. ला 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 कमर के ऊपर खूबसूरत सी कन्या और कमर के नीचे नागिन. ला 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 सबके मन में एक ही सवाल था कि इसका रूप पूरा कैसे हो. हम सब भी तो अधूरे हैं, फिर हमारा रूप पूरा कैसे हो. प्रेम में बहुत शक्ति है.
मीरा को प्रेम हुआ तो कृष्ण का साथ मिला, इसे भी अगर वैरागी माने सन्यासी सेठ से प्रेम होगा तो इसका भी रूप पूरा होगा। ला ला अरे, एक शाम को राजकुमारी सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब नाग नागिन की जोड़े ने उसको एक किस्सा सुनाया कि भाई तुम्हारे ही जैसी खूबसूरत सी कन्या पास वाले गांव में रहती थी, एंड दैट्स हाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। So what we are trying to sort of really get an insight into is to really connect different symbols, to really make sure that what you start somewhere has a connection somewhere else, and also finding a way to move into the next story. So that ultimately it all culminates into one soup, one world, one climax, which obviously I will not share today because you don't know the rest of the stories, right? But ultimately all that climax, all that drama, all that whatever happens has to end into going to the inner sanctum. Like how in temples, you go to the inner sanctum to really leave yourself behind and to take the darshan. And because this is not a religious coward, because I'm not creating work which has religious inclinations, darshan, obviously as a Hindi Sanskrit word, it also means philosophy. So for us, what is darshan is a philosophical tale. And when we finish this coward, I'll tell you the last tale, which is about Cheel and Cheetie. Cheel आसमान में उड़ती है और चींटियां जमीन पे रहती है। चींटियां एक दूसरे के साथ रहती है, जैसी जिंदगी मिले वैसी जीती है, साथ रहती है, दुख बांटती है, सुख बांटती है, जो मिल जाए उसे त्योहार मनाती है और जिंदगी जैसी उसके पास आए वैसी जीती रहती है। चील जिंदगी आसमान से देखती है, उसके लिए नज़ारा है जिंदगी, कहीं खूबसूरत है नज़ारा तो कहीं बदसूरत है, समझती है नज़ारे को पर महसूस नहीं कर पाती है। वहीं आसमान से ज़मीन पर अपने होने का कारण खोजती है। एक शाम चील जमीन से अपने शिकार को लेकर उड़ गई, उस पर बैठी एक चींटी भी उसके साथ उड़ गई। हाँ, क्या हवा, क्या खुला आसमान, मानो आज़ादी इसे कहते हैं, जिंदगी इसे कहते हैं। और जब इस चींटी को लौट कर आना पड़ा जमीन की दुनिया पे, उन पलों की याद आने लगी, वापस लौटने की इच्छा करने लगी। फिर एक शाम चील धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, एक तीर आकर लगा था उसको, आखिरी चंद सांसें ले रही थी, तभी पास से चींटियों का एक झुंड गुजरा, बातें कर रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। और पहली बार चील ने ज़मीन पे होने को महसूस किया और उन चींटियों को देखते देखते उसके लिए माया का खेल हमेशा के लिए समाप्त हुआ। So that's one way of ending with the darshan. Another story I can just quickly share with the other coward which we had. कि एक बार, this will be the last thing. Yeah, then we can open up if we have time for more talks. समंदर की लहरें किनारे तक पहुंची, किनारे को छूकर लौट गई। फिर एक लहर आई, किनारे को छुई, थोड़ा सा नमक छोड़कर लौट गई। फिर अगली लहर आई, थोड़ा और नमक छोड़कर लौट गई। फिर अगली लहर आई, थोड़ा और नमक छोड़कर लौट गई। नमक इकट्ठा होते होते उसने एक गुड़िया का रूप लिया। फिर लहर आई, थोड़ा और नमक छोड़कर लौट गई। उस गुड़िया ने समंदर के किनारे को छोड़ा और दुनिया घूमने निकल पड़ी। वो दुनिया घूमती रही, देखती रही। फिर एक दिन उसे फिर समंदर की याद आई, वो समंदर के किनारे लौटी। एक लहर आई, थोड़ा नमक लेकर लौट गई। फिर अगली लहर आई, थोड़ा नमक लेकर लौट गई। फिर अगली लहर आई, समंदर की गुड़िया समंदर से निकली, समंदर में लौट गई। That's the end.